Hello everyone, I am Karan Krishna and today we are studying on साके एकेडमी चैनल। ठीक है। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले रियल नंबर में हम लोग बहुत सारे चीज़ें पढ़ाई करा एंड कुछ क्वेश्चंस भी करा था और आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन पाएंगे वो सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना बात किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये रहा हमारा टॉपिक। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं इस थ्योरम को कि क्या होता है। ठीक है, और बहुत इजी वे में समझाएंगे हम आपको और आप बहुत इजीली इसे समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं बात करूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, तो जैसा कि सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझा दूं। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो यूनिक वर्ड की बात कर रहा हूँ, यूनिक, ठीक है, इसका मीनिंग बता रखा हूँ। और दूसरा जो प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, प्राइम्स, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आना चाहिए। करेक्ट एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम नंबर्स अकर्स। ठीक है, ये जो प्राइम नंबर्स है ये किसी भी ऑर्डर में अकर करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में लिखे जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो तीन चीजें यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, ये तीन बातें। ठीक है, अगर इन तीन बातों को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये थियरम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक बहुत ही स्मॉल एंड छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आपके पास एक नंबर है, कंसिडर इट 18। कितना लिया हमने? 18। ठीक है, एक नंबर लेता हूं मैं, दैट इज 18। ठीक है, एक नंबर लिया हमने दैट इज 18। अब इस 18 की अगर फैक्टराइज करें तो आई थिंक ही गाइस एवरीबॉडी नोज हाउ टू फैक्टराइज अ नंबर। ठीक है, तो इस 18 को फैक्टराइज करने के लिए सारे बच्चे जानते हैं और मैंने बता भी रखा है। इस 18 में अगर इसका प्राइम फैक्टराइज करना हो, क्या करना हो? प्राइम फैक्टराइज, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उससे डिवाइड करो। तो 1 की अगर बात करें तो 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, राइट? सो 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है कि एवरी इंटीजर, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। सो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसके बाद का जो प्राइम नंबर है दैट इज 2। तो ये देखना हमें 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो करेंगे, नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा? 3। तो 3 से देखो, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 से ही डिविजिबल है, तो सबसे पहले आप 2 से लगाओ। ठीक है, 2 9 जा 18। फिर अब कितना आया? 9। अब इस 9 में देखो, फिर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। 2 से 9 डिविजिबल है क्या? नहीं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर देखो दैट इज 3। तो 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 से ये 9 जो है डिविजिबल है कितना बार में? 3 3 जा 9। फिर 3 को भी आप लिखना चाहो तो 3 1 जा 3। इस तरह से आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। That means 18 can be written as 18 can be written as 2 into 3 into 3। और इसी चीज को और दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 into 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 into 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक और नंबर ले, फिर मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताता हूँ। एक और नंबर ले लो, दैट इज 12। दैट इज 12। ठीक है, तो 12 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो अगेन 12 को जब प्राइम फैक्टराइज करोगे फिर से 2 से कितना आएगा? ये कितना आएगा गाइस? ये 6। ठीक है, फिर दैट इज 3 से करो, नहीं तो 2 से हो ही रहा है तो फिर से 2 से करो। 2 3 जा, अब तो नहीं होगा, 3 से करोगे तो अगेन 1 आएगा। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, और भी नंबर लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, और नंबर सपोज कि आप 30 ले लेते।
ठीक है। तो 30 को करके देखो, 30 को अगर करोगे तो ये हो जाएगा 3, पहले 2 से करो, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 15 एंड फिर 3 से, 3 5 जा 15। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, सबसे पहले 2 था, पहले 2 ही लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 3 नंबर लिए, दैट इज 3 नंबर्स वी हैव, दैट इज 18 12 एंड 30, ठीक है। तो इन तीनों नंबर को हमने सबसे पहले क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया, जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। पिछली वीडियो देखोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो सबसे पहले तो इस लाइन के बारे में जरा सोचो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो ये जितने नंबर है 18 12 एंड 30, इन सबको मैंने क्या किया कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो प्राइम्स होते हैं, प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो उन सारे प्राइम नंबर्स को मैंने क्या किया कि एक प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने लिख लिया, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने लिख लिया गाइस, देख लो क्या किया मैंने, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। पहला काम मैंने क्या किया, ये जो नंबर थे इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, ये काम मैंने किया कि जितने भी नंबर है सबको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, पहला काम। अब ये क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली, यूनिक का क्या मतलब, ये जैसे वर्ड मैंने यहाँ यूज किया यूनिकली, ठीक है। अब यूनिक का क्या मतलब है, यूनिक का मतलब है गाइस कि ये जो प्राइम फैक्टर्स आया है ना आपके पास, ये जो प्राइम फैक्टर्स आया है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसमें एग्जैक्टली वही चीज दैट मीन्स 2 इंटू 3 का स्क्वायर नहीं आ सकता। देखो उसमें 3 का स्क्वायर था, इसमें केवल 3 है, इसमें 2 था, इसमें 2 का स्क्वायर है, मतलब एग्जैक्टली जो ये आया है ना वो चीज यहाँ नहीं आ सकता, वो चीज यहाँ नहीं आ सकता। यूनिक का मतलब मैथ में ये होता है, मतलब अगर जो चीज उसमें है वो चीजें यहाँ पर फिर से दोबारा नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये होल टर्म, इस पूरे एग्जैक्ट की बात है, इस पूरे प्राइम फैक्टर्स की बात करें, इस होल 2 इंटू 3 स्क्वायर का, तो इसमें एग्जैक्टली 2 इंटू 3 स्क्वायर फिर से नहीं आ सकता है, यूनिकली का ये मतलब होता है। मतलब अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, देखो दोनों अलग है, इसमें 3 का स्क्वायर है पर इसमें 3 है, एग्जैक्टली वो चीज ये नहीं है, इसमें 2 है पर इसमें 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने 18 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखा, एग्जैक्टली डिट्टो इस तरह से हम लोग इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये अलग है, इसका ये है तो यही होगा, उसका वो है तो वही होगा, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। कहने का मतलब है कि 18 को मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 नहीं लिख सकता, ऐसा लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 होगा, 18 नहीं होगा। तो 18 को वी कैनॉट एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ एनी अदर नंबर्स, अगर कोई दूसरा नंबर है उसका जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट होगा उसके टर्म में हम लोग इस 18 को नहीं लिख सकते। 18 का जो प्राइम फैक्टर्स आएगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक यूनिक होगा, यूनिक मतलब कि सिंगल होगा, वैसा और किसी नंबर का नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक यूनिक का मतलब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आपको हो गए, आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आप कह रहे यूनिक मतलब वो इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो मैं किसी सिंगल प्राइम नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस कि इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, ठीक है। इसमें 2 है तो हो सकता है कि इसमें 2 हो तो इसमें भी 2 हो, पर मैं सिंगल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की, पूरा प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की और इस पूरे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की, ठीक है। ये होल फैक्टराइजेशन जो है और ये पूरा, ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। एक फैक्टर सेम हो सकते हैं, एक फैक्टर सेम हो सकते हैं, पर एग्जैक्टली वो पूरा, जैसे अगर बात करें मैं 30 और 18 की, तो इसमें देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है,
तो इसका एक प्राइम नंबर, इसका एक प्राइम फैक्टर्स, मतलब इसका भी एक प्राइम फैक्टर्स और इसका भी एक प्राइम फैक्टर्स, दोनों एग्जैक्टली सेम है। बट मैं एक प्राइम नंबर्स या एक प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने इस 18 को इस तरह से मैंने एक्सप्रेस करा, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करा, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली ऐसा या डिट्टो कह लो, ऐसे मैं इसको एग्जैक्टली ऐसा, मतलब इस तरह से इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जैसे इसमें देखो दो बार आया, इसमें एक ही बार आया, इसमें दो एक बार आया, इसमें दो बार आया है। तो एग्जैक्टली जैसा ये है ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम डिट्टो ऐसा इसको नहीं लिख सकता। दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ ना चेंज होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। जैसे उसमें दो एक बार आ रहा है, इसमें दो दो बार आ रहा है, इसमें तीन दो बार आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है। अब 30 की बात करोगे, इसमें दो एक बार आया था, इसमें दो बार आया था, इसमें एक बार आया। पर 3 की बात करें तो इसमें दो बार, इसमें एक बार, इसमें भी एक बार आया है। बात समझ रहे? तो यूनिक, अब जिस तरह से मैंने 30 के प्राइम फैक्टर को एक्सप्रेस किया है, इस तरह से मैं 12 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जिस तरह से मैंने 18 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सप्रेस किया, उस तरह से 12 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मतलब कि ये अपने आप में यूनिक है, ये सिंगल है। अब दूसरा वर्ड क्या था, देखिए, करे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब ये जो प्राइम फैक्टर्स है ना, जिस तरह से अकर कर रहा, मतलब जिस तरह से हमने इसको अरेंज करा, लिखा है इसको, ठीक है, ये जो है अब कह रहा है कि ये जो है इसके ऑर्डर को छोड़ करके, मतलब यूनिक जो होगा, यूनिक बस इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखने का, ये जो है बस यूनिक जो होगा वो प्राइम फैक्टर्स यूनिक होगा, इसके ऑर्डर यूनिक नहीं होंगे। कर एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर यूनिक नहीं होगा, ऑर्डर को जैसे मन करे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑर्डर यूनिक नहीं होता है। पर इसके जो प्राइम फैक्टर्स जो है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वो ऑलवेज यूनिक होगा। ये चीजें एग्जैक्टली इसमें नहीं आ सकती, ये चीजें एग्जैक्टली इसमें नहीं आ सकती, सबका अलग अलग होगा, ठीक है, दैट इज यूनिक। सबका डिफरेंट होगा, सबका सिंगल होगा। इसका जो हो गया वो एग्जैक्टली इसका नहीं हो सकता, और जो इसका हो गया वो बाकी दोनों नंबर का एग्जैक्टली नहीं हो सकता, सबका अलग अलग होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिक। तो यूनिक का मतलब समझ गए। दूसरा प्राइम फैक्टर्स का भी मतलब समझ गए। तीसरा ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए कह रहा था कि ऑर्डर को छोड़ के ऑर्डर यूनिक नहीं हो सकता, ऑर्डर कैसे भी लिख सकते। जैसे अगर 18 की बात करो तो 18 को जैसे हमने लिखा कि 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। इसे अगर मेरा मन करे तो इसको 3 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे भी लिख दें, तो इससे गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, यूनिक चेंज हो सकते हैं, ऑर्डर यूनिक नहीं होते हैं। और भी कई बार बोलूं मैं कि ऑर्डर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, सॉरी, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, ऑर्डर यूनिक नहीं होते हैं। बट जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो होता है ना, प्राइम फैक्टर, जैसे 18 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होगा, 12 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होगा, ये टोटली कह सकते हैं, ये पूरा जो जिस तरह एग्जैक्टली वैसा नहीं एक्सप्रेस कर सकते। सिमिलरली 30 के अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो एग्जैक्टली सेम वैसा नहीं लिख सकते हैं जैसा मैंने 18 और 12 का लिखा। सबका प्राइम फैक्टर्स एग्जैक्टली अलग अलग होगा, ये बातें आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। यूनिक का मतलब यही है, जितने की भी प्राइम फैक्टर्स हमने लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वो सबका यूनिक होगा, मतलब सबका अलग अलग होगा, सबका डिफरेंट होगा, मैच किसी का नहीं करेगा 100%, ठीक है। जैसे 2 इसमें है, 2 है, बट एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट जितना आया है उतना ये नहीं आया है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या नाम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें यही सिखाता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली। यूनिकली मतलब समझ सकते हो कि सबका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट अलग अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा एक दूसरे से, मतलब जैसा ये एग्जैक्टली जैसा ये होगा उसका प्राइम फैक्टर, अगला नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टर्स ऐसा हो सकता है। अगर और कोई नंबर लोगे तो उसका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो उसका भी चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर से एक बार बता दूं मैं आपको,
every composite number can be uniquely expressed as a product of primes except for the order in which these prime factors occurs. मतलब समझ गए कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो. कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने बता रखा, आप जानते हो कि जिसके वो सारे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. जैसे 18 मैंने लिया, 18 की अगर बात करो तो 18 जो है इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं. जैसे 1 2 3 6 एंड 9 एंड देन 18. तो इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं और जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट. सिमिलरली 12 भी कंपोजिट नंबर, 30 भी कंपोजिट नंबर. ठीक है. और सबका जो प्राइम फैक्टर्स है वो सारा यूनिक है. ठीक है. तो ये बात समझ में आ गई आपको. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो आइए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर. तो सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन को सीखने के लिए आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए. बेसिक मतलब आपको कंपोजिट नंबर आना चाहिए. कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने अभी बताया था. कंपोजिट नंबर ये चीजें आना चाहिए. कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने क्या बोला? ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो. जैसे अपने पास अभी तुरंत एक एग्जाम्पल लिया 18. इसके एग्जाम मैंने बताया था फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 होता है, फिर उसके बाद 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 होता है, फिर उसके बाद 18 होता है. देख लो इसके कितने सारे फैक्टर है. 2 4 6 फैक्टर है. सिमिलरली अगर मैं 12 की बात करूं, 12 का देखो 1 2 3 4 6 एंड 12. इतने से 2 4 6 इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स है. सिमिलरली अगर 4 की बात करो तो 1 2 एंड 4 इसके भी देखो 3 फैक्टर्स हैं. एंड दैट्स व्हाई 18 12 और 4 ये सारे कैसे नंबर है? ये सब के सब है कंपोजिट नंबर. तो आपको शो करना है. देखो अगर किसी नंबर को मैं ऐसे लिख दूं, जैसे सपोज कि 6 की बात करूं तो मैं लिखा इसका एक फैक्टर है 2, दूसरा फैक्टर है कितना? 3. ठीक है. अगर मैंने 2 भी फैक्टर को लिख दिया तब पर भी आपको समझ जाना है कि वो कंपोजिट नंबर. ठीक है. किसी भी नंबर के अगर 2 फैक्टर को भी मैंने लिख दिया तो समझ लेना वो कंपोजिट है. पूछो क्यों? क्योंकि सबसे पहला कोई भी नंबर होगा तो हर नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है. तो 2 फैक्टर अगर आ गया तो तीसरा तो 1 होगा ही होगा. एक और बात, 2 हो गया तो एक और फैक्टर वो नंबर खुद इटसेल्फ होता है. 6 का फैक्टर 6 एक खुद होता है. ठीक है. एग्जैक्ट प्राइम फैक्टर्स ना हो पर वो उसका खुद एक फैक्टर होता है. ये बातें आपको पता होना चाहिए. प्राइम फैक्टर्स ना हो पर वो उसका खुद एक फैक्टर्स होता है. ठीक है. उसके बाद सिमिलरली तो अगर मैं किसी भी नंबर का 2 फैक्टर्स को लिख दूं तो समझ लेना वो क्या है? कंपोजिट नंबर. क्यों? क्योंकि उस नंबर का एवरी नंबर को हो, सिर्फ उसका क्या? एवरी नंबर हैज अ फैक्टर नेमली 1. 1 जो है सबका फैक्टर होता है और जो नंबर होता है वो इटसेल्फ खुद का ही फैक्टर होता है. तो इसलिए अगर 2 फैक्टर मैंने अगर अलग लिख दिया 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावे तो समझ लेना कि 2 तो और उसके फैक्टर हैं 1 और नंबर इटसेल्फ. तो इस तरह से क्या तो आप ऐसे ही समझ गए. और किसी भी नंबर का अगर 2 से मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर. तो हमें ये कह रहा है कि शो करो ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर. अगर मैं ये शो कर दूं कि इसमें 2 फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, मतलब इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, या 2 फैक्टर भी अगर मैं दिखा दूं तो समझ लोगे आप क्या कि उसका एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा. दैट मीन्स वो कैसा नंबर है? वो एक कंपोजिट. ठीक है गाइस. तो मुझे बस इसके 2 फैक्टर दिखा दो, अपने आप वो कंपोजिट शो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 1 उसका खुद एक फैक्टर होगा और वो नंबर खुद इटसेल्फ. ठीक है. तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको शो के लिए. सबसे फर्स्ट नंबर का ये तो समझ गए. तो इसका पहला नंबर का सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कितना दे रखा है ये गाइस? 5 × 11 × 13 इंटू नहीं है 13 के बाद है देखो प्लस है +13. ठीक है. आपको क्या करना है यहां से यहां और इसमें दोनों में कॉमन देखो क्या है. कॉमन आप समझ सकते हो दोनों में, जो दोनों में हो तो दोनों में कितना 13. अगर 13 को मैं बाहर कर दूं तो यहाँ बचेगा 5 इंटू यहाँ बचेगा 11
प्लस यहाँ बचेगा, अगर 13 को तो तुमने निकाल ही लिया, तो 13 किससे मल्टीप्लाई, नहीं कुछ तो 1 से, तो दैट इज 1 यहाँ बच जाएगा। अब इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 55 इंटू 11 5 जा 55 प्लस 1। इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 13, ब्रैकेट को हटाओगे तो मल्टीप्लाई, और 55 प्लस 1 कितना हो जाएगा 56। अब देखो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करके, या मान लो इसको, ये कोई भी नंबर होगा, एक नंबर है, ये कैसा है नंबर 1, या मान लो ये नंबर 1 है, ठीक है, ये मान ले इसका नंबर 1, तो ये एक नंबर है। अब सबसे पहली बात, अब इस नंबर को मैंने फैक्टराइज कर दिया, और 2 फैक्टर तो इसका मैंने लिख ही दिया। अब तीसरा तो वैसे ही तुम जानते हो इसका नहीं कुछ, 1 तो सबका होता है, जिसका कोई ना हो उसका 1 होता है, तो 1 तो इसका एक फैक्टर और होगा ही होगा, और इन दोनों को प्रोडक्ट करके जो एक नंबर आएगा वो नंबर, यानी कि ये n1 खुद इसका एक फैक्टर होगा। इस तरह से इस नंबर के 4 फैक्टर्स हैं, और जिस नंबर के 4 फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं गाइस, कंपोजिट नंबर। दैट मींस दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गो 2 फैक्टर है, मतलब इसमें 1 और नंबर इटसेल्फ 2 और फैक्टर होंगे, मतलब इसके 4 फैक्टर है, एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली दूसरा आपके लिए छोड़ दूं या मैं बना दूं, चलो मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, दूसरा नंबर अपने पास क्या है, दूसरा नंबर गाइस क्या है, दूसरा नंबर की अगर मैं बात करूं तो दूसरा नंबर दे रखा है 6 इंटू, मान लो इस नंबर को नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। 2 कितना दे रखा है 6 इंटू, देखो कितना है 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 भी है, इंटू 2 इंटू, इसको हटाओ यार यहाँ से, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू नहीं होगा, प्लस है, प्लस कितना है गाइस, प्लस है 5, प्लस कितना है 5। तो इन सब में अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ, 5 अगर मैंने निकाल लिया तो बचेगा यहाँ 6 इंटू यहाँ बचेगा 4 इंटू यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 2। अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर उतना ही आएगा। इसमें भी मैंने बताया इंटू 1 होता है, तो 5 को निकाल लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये हो जाएगा कितना 6, देखो 3 टू जा 6, 6 जा 36, और 36 को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और 4 3 जा 12, और 12 टू 14 144, और यहाँ है प्लस कितना है गाइस 1, प्लस कितना है 1। इसे फिर से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 इंटू, और ये हो जाएगा 145। इस तरह से 5 इंटू 145, इस तरह से ये जो नंबर n2 जिसको मैंने कंसीडर करा, ये n2, इस n2 के भी, अगर मैं इस n2 की बात करूँगा, ये जो n2 आप देख रहे हो, इस n2 के भी कितने फैक्टर्स हो गए 2। इसका मतलब है कि 1 तो इसका एक और फैक्टर होगा ही होगा, और ये नंबर n2 जो है खुद इसका एक फैक्टर है। इस तरह से इस n2 के 4 फैक्टर्स होंगे, एंड दैट्स व्हाई ये जो नंबर n2 है, दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, राइट गाइस। सो ये इसको भी मैंने शो कर दिया कंपोजिट नंबर है, इसको भी मैंने शो कर दिया कंपोजिट नंबर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज सो दैट any number of the form 4 to the power n and n belongs to natural number can never ends with the zero। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए आना चाहिए। मैम को नीचे से बुला लो, इसको बंद कर दो। आए बैठाइए, 1 मिनट आ रहे हैं, ठीक बैठाइए ना, आ रहे हैं। इसको लगा दो, गेट को लगा दो 2 मिनट के लिए, गेट को लगा दीजिए 2 मिनट के लिए। हाँ मैम को ही बुला लो। देखिए क्या बात कर रहे थे हम लोग, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी भी नंबर की बात करूं, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में हो, 4 टू द पावर n के फॉर्म में हो, कह रहा है ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ये चीजें आपको शो करनी।
ये चीजें आपको शो करनी है। इसको कैसे शो करेंगे हम लोग गाइस, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका नंबर है, लेट इस नंबर को मैं मान लेता हूं n, और ये आपका किस फॉर्मेट में है, 4 की पावर n के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, 4 की पावर n के फॉर्म में, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जितने भी नंबर, कोई भी नंबर, मान लो कि कोई भी नंबर है, अगर वो नंबर एंड्स कर रहा है, एंड हो रहा है किससे, जीरो से। किससे एंड हो रहा है, जीरो से। तो पहली बात, उस नंबर का जो फैक्टराइज करेंगे, मान लो फैक्टर 1 इंटू फैक्टर 2 फैक्टर 3, जितने भी उसके फैक्टर्स हो, उन फैक्टर में से एक फैक्टर देखो, जीरो अगर वो एंड कर रहा है वो नंबर, तो एक फैक्टर 2 होनी चाहिए और दूसरी फैक्टर 5 होनी चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर एक साथ अकर कर रहे हो, दोनों एक साथ अगर उसमें फैक्टर्स आ रहे हो किसी भी नंबर में, तभी जा करके वो नंबर जीरो से एंड करेगा, अनलेस जीरो से एंड नहीं करेगा। ये चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो कोई भी नंबर एंड करेगा जीरो से तभी कर सकता है जब उसमें एक फैक्टर 2 हो और दूसरी फैक्टर कितना हो गाइस, 5 हो, ठीक है। तो तभी जा करके, अगर मान लो कोई नंबर है, ठीक है, उसका पहला फैक्टर मैंने बोला 2 हो, दूसरा 5 हो, तीसरा कुछ भी हो, 8 10 15 कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी गाइस, 7 ही क्यों ना हो। अगर ये दोनों दो फैक्टर हैं 2 और 5, तो 5 टू जा कितना होगा 10, और 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज उसके यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब वो जो नंबर होगा वो जीरो से एंड करेगा। जैसे 7 3 जा 21 करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 10, तो लास्ट में देखो जीरो आया, और ये जीरो आया है इस 2 और 5 के वजह से, 2 और 5 के वजह से। मतलब कोई भी नंबर जीरो से एंड तभी करेगा जब उस नंबर के फैक्टर्स में एक फैक्टर 2 हो और दूसरा फैक्टर 5 हो, उसके अलावा कोई भी फैक्टर हो, डजंट मैटर, बट उसमें 2 और 5 होने चाहिए, तब जाके वो नंबर जीरो से एंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं 4 टू द पावर n की बात करूं और इसे अगर फैक्टराइज करूंगा, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 होल टू द पावर n, फिर इसको अगर सॉल्व करके लिखो तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर होल टू द पावर n, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, ठीक है। तो अगर मैं 4 की बात करूं, तो इस 4 में बात करूं, तो इस 4 में ओनली 2 ही फैक्टर्स आ रहा है, सिंगल फैक्टर 2 आ रहा है प्राइम फैक्टर्स, दूसरा प्राइम फैक्टर्स आ ही नहीं रहा है। और अगर 4 की पावर n है, तो इस 4 में एक फैक्टर अगर 2 आया है तो दूसरा फैक्टर 5 आना चाहिए, और अगर 5 नहीं आ रहा है तो ये नंबर कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा। ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए। तो बस ये चीज शो करना है कि 4 कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ 2 into 2 एंड इन विच 5 डजंट अकर, ठीक है, 5 इसमें अकर नहीं कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई 4 टू द पावर n। अब n की वैल्यू कुछ भी रखो, वो कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मान लो सपोज कि ये 5 इंटू 2 के फॉर्म में आ जाए, 5 इंटू 2 की फॉर्म में आ जाए, और इसके पावर n है, इसके पावर क्या है, n है, तो कुछ भी इसके पावर n में रखो, 5 टू जा कितना होगा 10, और 10 की पावर 1 रखो 10 आएगा, 10 की पावर 2 रखो 100 आएगा, 10 की पावर 3 रखो 100 आएगा। तो अगर 2 और 5 फैक्टर्स में आ रहा है, तो उसके एंड में जो है का ही आएगा, चाहे वो पावर यानी कि n जो है कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी इंटीजर क्यों ना हो, वो हमेशा लास्ट में जीरो आएगा। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्यों ना हो, कोई भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर पावर में रख दो, हमेशा वो जीरो ही एंड में आएगा। ये बात आपको याद रखना है। पर इसके फैक्टर में, 4 के फैक्टर में अगर मैं बात करूं तो 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 4 टू दी पावर n नेवर एंड्स विद जीरो, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। नेक्स्ट अगर बात करूं
सेम गाइस सेम क्वेश्चन, ठीक है, करें सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म इतना वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर नेवर कैन बी एंड्स विद द डिजिट 0। इसकी भी अगर बात करें तो ये भी कह रहे हैं 0 से एंड नहीं करता है और बहुत आसान है। अगर इस नंबर को भी मान लो कुछ भी n मान लेते हैं और 6 की पावर कितना है n, 6 की पावर कितना है n। अगर इसको सॉल्व करूं मैं, इसको अगर सॉल्व करूं तो n इक्वल टू 6 की पावर कितना है n। अगर इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो, तो 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, 6 को क्या लिख 2 इंटू 3 एंड होल टू द पावर n। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, 3 की पावर n। या फिर इतना ही रहने दो, तो एक स्टेटमेंट लिखना है कि हमने जब 6 को फैक्टराइज किया तो एक फैक्टर आ रहा है 3 और दूसरा फैक्टर आ रहा है 2। इसमें 6 के फैक्टर में 5 अगेन नहीं आ रहा है, 2 तो आ रहा है पर 5 फिर से नहीं आ रहा है। और अगर जब तक कोई भी नंबर 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स ना हो तब तक वो 0 से एंड नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई 6 टू द पावर n नेवर एंड्स विद 0। ठीक है, तो n कुछ भी हो ये कभी भी 0 इसके लास्ट में नहीं आ सकता, ये बात आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ नंबर, सो दैट 8 टू द पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है, इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसे भी मान लो कि नंबर इज n दैट इज 8 टू द पावर n। इसे हमें लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब एन होल टू द पावर n। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3n। और ये गाइस आप फिर से देख लो, इसे अगर देखोगे तो फिर ये जो 8 है, 8 में 2 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं आ रहा है। और अगर इसको 0 से एंड होना होता तो इसमें एक और फैक्टर आता 5 जो नहीं है 8 के फैक्टर्स के लिस्ट में। एंड दैट्स व्हाई 8 टू द पावर n कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाए वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है सो दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर n, n+2 and n+4 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, आप सोच सकते हो इसके बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है show that exactly one of the number n, n+2 और n+4 is divisible by 3। इसको बहुत आसानी से समझने के लिए ही करना पड़ेगा कि इसके 3 केस बनाओ गाइस। कितना केस बनाओ, 3 केस। ठीक है, तो 3 केस बनाना है। केस नंबर फर्स्ट, n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, n मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या है, लेट n इक्वल टू, आप कुछ भी इंटीजर ले लेते हैं तो पॉजिटिव ले लो या इंटीजर कोई भी ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा कोई भी। तो मान लो n एक इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर। एंड लेट n इक्वल टू 0 एंड n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। n एक इंटीजर है और n की वैल्यू कितना ले लेता हूं मैं, 0। अगर 0 लिया तो सबसे पहला आपके पास कितना है, पहला कितना है, n कितना है 0, और n को तो 0 माना ही है, ये जो n है वो आपका हो गया 0। ठीक है, इसी में दूसरी अगर बात करें तो दूसरा कितना है n+2, दूसरा कितना है n+2 और n हमने कितना लिया 0, तो 0+2 दैट इज 2। अगेन कितना आ जाएगा गाइस 2। ठीक है, फिर तीसरा कितना अपने पास n+4, तो n कितना है, n की अगर बात करें तो n कितना था 0 और 0+4 दैट इज कितना आएगा 4। तो इन तीनों में अगर बात करें तो तीनों में कह रहा है इज डिविजिबल, कह रहा है सो दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब इन 3 नंबर 1 2 3, इन 3 में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल हो सकता है, कोई एक ही 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो अब 3 नंबर में देख लो कि 2 तो डिविजिबल 3 से, 4 भी 3 से डिविजिबल है नहीं, बचा 0 इस 3 से डिविजिबल है। पूछो कैसे, 0 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो एक नंबर है दैट इज 0 से 3 में डिविजिबल होगा। कहने का मतलब है कि अगर 3 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली एक नंबर आता कितना 0। हेंस पहला केस जो n जो 0 है ये आपका n इक्वल टू 0 है, ये डिविजिबल होगा अगर n इक्वल टू 0 हमने लिया।
ठीक है। तो पहला केस में भी आप देखें कि 2 नंबर डिविजिबल नहीं हुआ, सिर्फ 1 नंबर डिविजिबल हुआ। एक और केस लीजिए, केस सेकेंड। केस सेकेंड की अगर बात करें, केस सेकेंड, लेट इस बार n की वैल्यू मान लो 1, कितना मान लेते हैं 1, एंड n बिलोंग्स टू z, एंड n बिलोंग्स टू z, n मान लेते हैं 1 और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से, ठीक है। तो ऐसे केस में पहला तो एक तो हमने पहले क्या किया, हमने पहला गाइस n तो पहला नंबर तो n ही है, तो n तो 1 ही हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर आपके पास है n+2, दूसरा नंबर कितना है n+2, तो n कितना हमने कहा 1, तो 1+2 दैट इज 3, ठीक है। एक और नंबर आपके पास n+4, तो n कितना हमने लिया था 1, 1+4 दैट इज 5, ठीक है। तो इस तरह से देखो, पहला नंबर जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से, दूसरा 3 से डिविजिबल है, तीसरा 5 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से आपने 3 नंबर देखा, n+2, n+4, ये 3 नंबर में से इस बार भी तीनों 3 से डिविजिबल नहीं है, इन तीनों में से सिर्फ एक, दैट इज सेकेंड नंबर n+2 डिविजिबल है, किससे, 3 से। तो इन तीनों में से एक ही डिविजिबल हुआ। एक और केस ले लो, ठीक है, केस नंबर थर्ड, लेट इस बार n की वैल्यू जो बोलोगे वही मान लेते हैं, बोलो क्या नंबर ले ले, ठीक है 3, तो चलो 3 ही ले लेता हूँ, n की वैल्यू 3 ले लो, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पहला केस क्या था, n, पहला कौन सा नंबर है n, तो n को तो ऑलरेडी हम लोगों ने 3 कंसीडर कर ही लिया है, ठीक है, 3 कंसीडर कर ही लिया, तो 3 हो गया। दूसरा नंबर था n+2, दूसरा था n+2, तो n कितना था 3, तो 3+2 दैट इज 5। एक और नंबर है n+4, n प्लस कितना गाइस 4, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कंसीडर करा था 3, तो 3+4 दैट इज 7। इस बार भी देख लो, फर्स्ट ही नंबर डिविजिबल हो रहा, ये 5 तो होगा नहीं और 7 तो होगा नहीं। इस तरह से आपने देखा कि इस फॉर्म के जितने भी नंबर होंगे, वो सब के सब इन तीनों में से कोई एक ही नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है फॉर सम इंटीजर n, फॉर सम या फॉर एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। तो इस तरह से आपके समझ में आया करा, सो दैट यही चीजें आपको दिखानी थी कि ये जो नंबर है n+2 और n+4, इनमें से कोई एक ही नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो कह रहा है पहला देखो, तो पहला नंबर की अगर बात करूं, ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक, वो ऑलरेडी फर्स्ट में हम लोग यही चीजें सिखाया मैंने आपको, ठीक है। अगर बात करें तो देखो ये चीजें साफ साफ लिखी हुई है, आपको पहला आंसर में तो इसी को लिख देना है, आपको रट्टो याद करो, प्रैक्टिस करो, जो करो जैसे करो, ठीक है। बट मेरा सीधा स्टेटमेंट है कि ये चीजें आपको अगर डेफिनेशन आपसे पूछ रही है तो डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए, सीधा रट जाओ, ठीक है। तो ये आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का डेफिनेशन लिखना है, तो वो आपको लिख देना, वो पहले लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा करा है, दूसरा इसी में लिखा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस मच एंड दिस मच बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करो, 25 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइज करो। तो कैसे करते हैं आपको सिखाया है मैंने, 25 एंड 20 को प्राइम फैक्टराइज करो। पहले 2 से दो, 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 0, फिर 2 से 2 6 जा 2 3 जा एंड 0, फिर 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, फिर अब तो 2 से लगेगा नहीं, ठीक है। तो 5 1 6 3 9, 3 से लग जाएगा, 3 1 जा 0 3 5 जा, फिर 3 से लगेगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, तो 5 7 जा 15। अब क्या करना है इसे, आप 20 को क्या करो एज अ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। तो कितना है गाइस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसको मैंने बोला था ऐसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, 2 का 2 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू
5 इंटू 7, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं 10 5 30 की अगर बात करूं, 10 उसको इधर लिखता हूं मैं, 10 5 30 का, इसका फिर से फैक्टराइज करो, कितना से डिवाइड होगा गाइस, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 2 5 जा 10। फिर अब देखो 6 5 11 11 और 2 13 13 5 18 18 3 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फिर 3 से करो, 3 1 जा 3 4 जा 12 3 2 जा, अरे नहीं हो रहा है गाइस, ठीक है। 3 देखो यहाँ गलती है, यहाँ गलती ये है कि 3 1 जा 3 तो रिमेनिंग तो 2 आएगा ना, तो 3 1 जा 3 रिमेनिंग 2 22 3 7 जा 21 फिर 1 3 5 जा 15 3 5 जा 15, अब सही है। फिर 3 से 3 5 जा 15 2 3 8 जा 24 1 3 5 जा 15, फिर 8 5 13 5 18 फिर 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 1 जा 3 कितना आएगा 2 28 हो जाएगा, 3 9 जा 27 3 5 जा 15, अब फिर से 3 से 3 6 जा 18 1 3 5 जा 15, फिर अब कितना से 3 से नहीं लगेगा गाइस, 5 से 13 5 जा 65। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो और आसानी से लिख सकते हो। अब आपके पास नंबर है, नंबर कितना है गाइस, 10530 इक्वल टू, अगर सॉल्व करें इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 3 है ना गाइस, 4 3, तो 3 इंटू 5 इंटू 13, और इससे ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला था एग्जैक्टली पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, तो 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। अब आपको इसका एलसीएम चाहिए, एलसीएम ऑफ 2520 एंड 10530, अगर इसका एलसीएम चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला था दोनों में जो मैच करे उसे एक बार लिखना है, पर जो ग्रेटेस्ट पावर वाला होगा सिर्फ उसको लिखना है, ठीक है, एलसीएम में, और एससीएम में जो कम पावर वाला है उसको लिखना है। तो सबसे पहले देखो 2 और 2 दोनों मैच कर रहा है, दोनों में पावर किसका हाईएस्ट है, तो 2 क्यूब का, ठीक है। तो इसको लिखना है एलसीएम में 2 क्यूब इनटू, उसके बाद 3 स्क्वायर और यहाँ पर 3 की पावर 4, इन दोनों में पावर देखो किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है, तो इसमें लिखना है 3 की पावर 4 का इनटू, उसके बाद 5, इसमें भी 5 एक बार आ रहा है तो इसको एक ही बार लिखना है। अब बात करें 7 की, तो 7 आ रहा है लिखो, पर इसमें नहीं है तो उसको भी लिखना है। 13 उसमें नहीं है, इसमें है तो 13 को भी लिखना है। इस तरह से अब क्या करना, 13 है गाइस, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन तो आती है, तो इन सबको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, लिख देना, बस इतना ही काम करना है। अब ये अगर नहीं आती है तो पढ़ाई लिखाई आपको छोड़ना नहीं है और मेहनत करना है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा, आपको खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कैन द नंबर 6 to the power n and being a natural number and with the digit 5 give reason, ठीक है। ये भी आसान ही है गाइस, देख लो। सबसे पहले देखो कह रहा है कि एक नंबर है, लेट n इक्वल टू 6 की पावर n, 6 की पावर n। तो मान लो कि नंबर है n, जो कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड विद द डिजिट 5, कह रहा है n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 5 गिव रीजन। कह रहा है कैन द नंबर इतना n बीइंग नेचुरल नंबर एंड विद 5, मतलब क्या ये जो 6 की पावर n है, कह रहा है क्या ये डिजिट 5 से एंड हो सकता है क्या, डिजिट 5 से एंड हो सकता है क्या। और कह रहा है अगर हाँ तो रीजन दो, अगर नहीं तो भी रीजन दो, ठीक है। आपको उसका रीजन देना है क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आप दो कि नहीं हो सकता। क्या बोलोगे, नो, इट कैन नॉट एंड विद, नो 6 to the power and cannot and with the digit
5 एंड विद द डिजिट 5। अब रीजन पूछ रहा है, रीजन क्यों? तो रीजन इज अगर रीजन की बात करते हैं, रीजन पहले सीखो कि दुनिया का कोई भी नंबर अगर 5 गाइस अगर 5 से एंड होगा तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि जितने भी नंबर्स है उसका अगर फैक्टर की बात करें तो यूनिक फैक्टर होता है, ठीक है। और दूसरी बात, उस फैक्टर में से एक प्राइम फैक्टर 5 होना ही चाहिए, तभी जाके वो नंबर 5 से एंड करेगा, नहीं तो वो नंबर 5 से एंड नहीं करेगा। तो अब 6 की पावर n की बात करो, नंबर हमने n कंसीडर करा था इसका, और इसको 6 की पावर कितना है n। अब इसका अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 6 की पावर n की, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो पाएगा 2 इंटू 3 एंड होल टू द पावर n। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। तो इसमें आपको एक प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ, फिर आगे इसके बारे में बोलूँ मैं। जैसे मान लो 25 है तो 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हो। 35 है, ठीक है, तो 5 इंटू 7 लिख सकते हो, ठीक है। एंड और कोई नंबर ले लो, जैसे 30 ही ले लेते हैं, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप गौर से देखो गाइस, गौर से देखो, इसमें क्या है, 5 नहीं है, फिर भी 2 और 5 तो एवे किया है, जैसा कि भी कुछ देर पहले बताया था। 0 एंड होने के लिए 2 5 हमेशा होना चाहिए, लेकिन अगर अगर 5 आना है तो एक फैक्टर तो 5 होना ही चाहिए, एक फैक्टर 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर 5 नहीं होगा, देखो एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 5 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 5 से एंड करेगा, 5 से एंड करेगा, बात समझ। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका एक फैक्टर 5 होगा ही होगा, एक फैक्टर 5 उसका होगा ही होगा, उसका एक फैक्टर 5 होगा ही होगा, ठीक है। तो पहली बात आपको मैं बता दूं, किसी भी नंबर को अगर 5 से एंड होना है तो एटलीस्ट उसका एक फैक्टर तो 5 होना ही चाहिए, उसका एक फैक्टर 5 तो होना ही चाहिए। जैसे अगर इस नंबर को 5 से एंड करना है तो इसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए, जबकि इस नंबर का दोनों के दोनों फैक्टर क्या है, 3 और 2 है, 5 है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर कैन नॉट एंड विद डिजिट 5, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है रीजन में कि 6 टू द पावर n हैज टू फैक्टर्स, 2 and 3 except 5, and that's why 6 to the power n cannot ends with the digit 5, ठीक है। बहुत सिंपल, इतना बस बात आपको लिखना है, ये यूज है। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर की अगर बात करें, कर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं जो आपको याद रहना चाहिए। कोई भी नंबर अगर एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल है, तो पहली बात इस नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और इस नंबर को 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, तब जाके वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ये जो नंबर है, इस नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं, ठीक है, f1 f2 f3 ये फैक्टर्स, f1 f2 f3 फैक्टर्स है, तो इस नंबर के फैक्टर में गाइस ये जो f1 f2 f3 है, इस नंबर के फैक्टर में एक फैक्टर 2 और दूसरा फैक्टर 3 आना ही आना चाहिए, तीसरा कोई भी फैक्टर हो, चौथा कोई भी फैक्टर हो, डजंट मैटर। अगर उनमें से दो फैक्टर 2 और 3 हो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में से, अर्थमेटिक का ही यूज कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो ये दो फैक्टर 2 इंटू 3 अगर है तो नंबर एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो पहली बात, किसी भी नंबर को 6 से डिविजिबल होना है तो उस नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स उस नंबर के दो प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 एक साथ उसमें आकर होने चाहिए, तब जाकर के वो 6 से डिविजिबल होगा, अनलेस वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो n क्यूब माइनस n की अगर बात करें गाइस, तो आपके पास जो नंबर है, लेट
लेट इस नंबर को मैं मान लेता हूँ कुछ भी मान लो गाइस, n मान लेता हूँ, कैपिटल N, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मॉल n है, इसको मान लेता हूँ कैपिटल N, ठीक है। तो ये है आपके पास n क्यूब माइनस n, n क्यूब माइनस n। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, n क्यूब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है n, तो इसको लिख सकता हूँ मैं n स्क्वेयर, और इसको लिख सकता हूँ n अगर बाहर कर लिया इंटू 1, तो इनमें से अगर n बाहर कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा गाइस, 1 बचेगा, ठीक है। n अगर इनमें से बाहर कर लिया तो कितना बचेगा, 1। फिर से अगर गौर से देखो तो ये n तो एज इट n ही रहेगा, पर इसके बारे में जरा सोचो तो उसको क्या लिख सकते हो, n स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो 1 n को अगर मैं a बोलूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, अगर 1 को मैं b बोलूँ तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये बातें आपको याद रहना चाहिए। ये किस फॉर्मेट पे आ गया, यहाँ पर n लिख दो, तो ये किस फॉर्मेट पे आ गया गाइस, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसका अरेंज करूं, इसको मैं अरेंज करूं, तो जरा गौर से देखो, n को मैं बीच में लिख रहा हूं और n माइनस 1 को थोड़ा सा पहले और n प्लस 1 को थोड़ा सा बाद में। इस तरह से आप अगर गौर से देखोगे तो n में जब मैंने एक सब्ट्रैक्ट करा तो पीछे वाला आया, और एक ऐड किया तो उसका आगे वाला आया। मतलब ये तीनों के तीनों, इस तीनों नंबर की अगर बात करेगा इस n माइनस 1, n और n प्लस 1 की, तो ये तीनों के तीनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है गाइस, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। क्यों, क्योंकि बोला है n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, देख लो पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। तो ये तीनों तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तीनों तीनों क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर। और कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है, कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है गाइस, एक इंटीजर इवन है तो दूसरा ओड होगा, एक इंटीजर इवन है तो दूसरा ओड होगा। कैसे, लिख के देख लो, पॉजिटिव इंटीजर मान लो z प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये कहाँ शुरू करूं मैं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए 0 को छोड़ के चलो 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। 3 3 का पेयर बनाओ, इन तीनों में गौर से देखो, एक अगर इन तीनों में से एक इवन और एक ओड होगा ही होगा। सिमिलरली फिर इन दोनों की अगर बात करूं, फिर से देखो, इसमें देखो एक इवन और एक ओड तो हमेशा ही होगा, बाद बाकी कभी दोनों में दो इवन हो सकता है, दो ओड हो जाएगा। जैसे इसमें देखो 2 ओड है और इसमें बात करो 2 इवन है, फिर इसमें अगर बात करोगे 2 ओड हो जाएगा, फिर इसमें बात करो 2 इवन हो जाएगा। तो ये 2 ओड या 2 इवन होते रहेगा, लेकिन एक ओड और एक इवन हमेशा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर करोगे, ऐसा अगर करोगे और एक पॉजिटिव, ध्यान से सुनेंगे गाइस, ठीक है, तो इन दोनों में अगर बात करोगे, एक ऑड और एक इवन में, ठीक है, तो अगर जरा गौर से देखो, गौर से देखो, तो ये 1 2 3 की अगर बात करो, तो सबसे पहले 1 इंटू 2 इंटू 3 की बात करें तो 2 इंटू 3 इज डिविजिबल बाई 6, 2 इंटू 3 इज डिविजिबल बाई 6। उसके बाद अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो अगेन 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा, ये भी 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 इंटू 4 इंटू 5, इन तीनों की बात करूं, ठीक है, या फिर 3 मैंने ले लिया, 4 से लो, 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 इंटू 5 इंटू 6। तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे ना गाइस, अगर गौर से देखोगे, ठीक है, तो एक इवन और एक ऑड किसी भी, ठीक है, ठीक है, किसी भी, ठीक है। अब देखो सब में आ रहा है एक ओड एक इवन, एक ओड एक इवन, एक ओड एंड एक इवन, ठीक है। तो इस तरह से अगर 3 पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें, 3 पॉजिटिव इंटीजर, वो भी कंसेक्यूटिव अगर लो, कंसेक्यूटिव लो, तो 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर की अगर बात करें और तीनों का अगर प्रोडक्ट करें, तीनों का अगर प्रोडक्ट करें, किसी भी 3 पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है, 1 से भी स्टार्ट, 1 2 3 से भी अगर मैं स्टार्ट करूं, जैसे इसमें ही बात करूं 1 से,
देखो अगर 1 से करोगे तो पहला 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 तो एक्जैक्टली 6 से डिविजिबल होता ही है। अगर 2 लोगे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा गाइस 1 आएगा, और यहाँ आएगा 2, ठीक है। ये कितना आएगा 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, तो 1 2 3, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव इंटीजर बोला ना तो 0 को छोड़ के चलेंगे, मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 को छोड़ के चलेंगे, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आपका n कहाँ से 1 से शुरुआत होगा, तो 1 से भी अगर करोगे ना गाइस 1 से भी करोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 6, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कोई भी दूसरा ले लो, 1 के अलावा 2 ले लो, तो 2 माइनस 1 तो 1, और 2 और 2 प्लस 1 दैट इज 3, 1 2 3 एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब अगर बात करें दूसरा ले लो, 2 तो ले लिया, 3 माइनस 1 दैट इज 2, उसके बाद ये तो हो जाएगा 2 लिया था 3 लिया था, 3 माइनस 1 2, ये तो एग्जैक्टली 3, उसके बाद अगला अगर बात करें हम लोग तो 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो इनका जब सॉल्व करोगे ना गाइस तो हमेशा एक फैक्टर 2 आएगा और दूसरा फैक्टर 3 आएगा, एक फैक्टर 2 आएगा और दूसरा फैक्टर 3 आएगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, तो रीजन इसका ये सोचो, रीजन इसका सोचो ये कि देखो ये जो n है ना अपने पास n आपका क्या है गाइस, n आपका है n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1, ये तो आप समझ गए। इसमें से एक फैक्टर हमेशा, इसका एक फैक्टर हमेशा ओड होगा, ओड होगा, और इसका एक फैक्टर हमेशा इवन होगा। देख लो 3 कंसेक्यूटिव क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है गाइस, कैसा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो इस 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर में से एक इंटीजर ऑलवेज, देख लिया ना मैंने दिखा दिया, इनमें से एक इंटीजर ऑलवेज, एक इंटीजर ऑलवेज ओड होगा और एक इंटीजर ऑलवेज इवन होगा, ठीक है। अगर गाइस एक इंटीजर ओड है तो उसका एक फैक्टर हमेशा 3 होगा, और अगर ये एक 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 इंटीजर उनमें से, एक इंटीजर या एक नंबर उनमें से अगर इवन है तो उसका एक फैक्टर हमेशा 2 होगा, और ये सब तीनों का प्रोडक्ट है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो दैट इज 6, एंड ऑलवेज, ऑलवेज मैंने अभी बोला था पहले ही, अगर उसका दो फैक्टर 2 और 3 हो या फिर उस नंबर के दो फैक्टर के प्रोडक्ट 2 इंटू 3 हो तब पर भी वो नंबर ऑलवेज 6 से डिविजिबल होगा। तो इस नंबर को अगर गौर से देखें तो ये 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और तीनों पॉजिटिव इंटीजर में से एक हमेशा इवन होगा और एक हमेशा ओड होगा, और एक अगर ओड हुआ तो उसका एक फैक्टर हमेशा 3 होगा, और इवन हुआ तो उसका एक फैक्टर हमेशा 2 होगा, और दोनों का प्रोडक्ट 6 होगा, जो कि ऑलवेज ये नंबर 6 से डिविजिबल है। बात समझे, अगर ऐसा है तो ये हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तब सीधा सीधा क्या लिख दोगे यहाँ, बस अब स्टेटमेंट लिखना है, सिंस n इज इन द फॉर्म ऑफ दिस and in which n minus 1 n and n plus 1 are a consecutive numbers, consecutive positive integers, and that's why in any 3 consecutive positive integers one of them is even and one of them is odd, and a odd has a factor 3 always, and even number has a factor as a factor 2 always, and product of 2 and 3 is 6, hence this number is divisible by 6 always, ठीक है। सो गाइज आप लिख सकते हो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n, n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। इस तरह से बस इतना करने के बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट की अगर बात करें, ये क्या है, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजिबल बाय 2। ये भी बहुत आसान है गाइस, देख लो इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपके पास कितना, मान लो लेट इस नंबर को कुछ मान लेते हैं हम लोग n, और n इक्वल टू कितना है n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसे क्या लिख सकते हो, n कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1, और आप खुद से देख लो अब ये क्या है,
फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n है, n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि ये 0 तो होगा नहीं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें ना गाइज, इनमें से किसी से भी बात करो, ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर की बात करूं, पहले तो आपको दिखाता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर n की वैल्यू 1 लेता हूं, 1 तो हो जाएगा 1 इंटू 0, दैट इज, क्योंकि 1 माइनस 1 0 तो 0 आएगा। दूसरा n1, n2 की अगर बात करूं, n2 की अगर बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, n2, 2 की जगह कितना 2 लोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 1, दैट इज 2, ठीक है। अब अगर 3 की n3 की बात करें तो अगर मैं 3 लेता हूं तो ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। कहने का मतलब गाइस फिर से सेम कहानी, ठीक है, फिर से सेम कहानी। कोई भी अगर इंटीजर लो, अगर ओड लोगे तो ओड में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन बन जाएगा, अगर इवन लेंगे तो इवन में से एक को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो ओड बन जाएगा। देख लो, अगर मान लो कि हम ओड को ही लेते हैं, 5 लेते हैं, n मतलब कि ये 5 हो गया, तो n यहाँ n माइनस 1 है, मतलब 5 माइनस 1 करोगे, और 5 माइनस जब 1 करोगे तो ये आएगा 4, ये है इवन और ये है ओड, ठीक है, ये है आपका इवन और ये क्या है आपका ओड। अब इवन ओड फिर से और कोई इवन ले लो, इवन ले लेते, मान लो कि 8 ले लेते, तो n को जब 8 लोगे तो ये 8 माइनस 1 कितना आएगा 7, तो एक इवन और एक ओड, ठीक है गाइस। अब आप खुद से सोचो, अब अगर इसको गौर से सोचोगे तो जरा सोचो, ये जो n स्क्वायर माइनस 1 है, n स्क्वायर माइनस n है, इस n स्क्वायर माइनस n में एक फैक्टर अगर इवन होगा तो दूसरा खुद ब खुद ओड बन जाएगा, और अगर ये वाला अगर ये वाला की बात करें, अगर ये ओड होगा तो ये दूसरा जो है ये खुद ब खुद इवन बन जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में से एक फैक्टर ओड है और दूसरा फैक्टर इवन है गाइस, और जब कोई भी नंबर एक फैक्टर ओड हो दूसरा फैक्टर इवन हो तो सिंपल सी बात है, इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, मतलब कि इवन नंबर हैज अ फैक्टर 2 एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर n स्क्वायर माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। बस ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो अब कहने का मतलब अगर मैं इस n को इवन बोलता हूं तो इवन इंटू ये बन जाएगा आपका ओड, और अगर इसको मैं ओड लेता हूं तो ये दूसरा फैक्टर बन जाएगा खुद ब खुद इवन, और इवन ओड के प्रोडक्ट में ऑलवेज इवन मतलब कि 2 से ऑलवेज डिविजिबल होगा वो नंबर, ठीक है, क्योंकि इवन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सबसे पहला और छोटा इवन नंबर 2 है, उसके बाद कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं n स्क्वायर माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब इसके बारे में अगर बात करें अब इसके बारे में बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हो फॉर क्लास 10 के लिए। कर सो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच इतना इज अ रैशनल। देखिए इसको दो तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला तो प्रूफ ये है पहला प्रूफ ये है, इरेशनल नंबर को प्रूव करना रहेगा, क्योंकि इरेशनल है एक तो उसके हेल्प से, तो उसके हेल्प से अभी इसको करूंगा नहीं, तो उसको जब क्या नाम इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं, जैसे √2 √3 को रहेगा, प्रूव करो √3 इज ए इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। जब इसे प्रूव करने की बात आएगी, ठीक है, जब ये चीजें मैं सिखा दूंगा आपको, तब उसके हेल्प से भी एक तरीका होगा इसको प्रूव करने का। अभी फिलहाल मैं इसको केस फर्स्ट सेकेंड लेकर के प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। केस अगर फर्स्ट लिया जाए, केस अगर फर्स्ट लो तो क्या कह रहा है ये गाइस, केस अगर फर्स्ट लो ये क्या कह रहा है, सो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर व्हिच दिस इज अ रैशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर n मतलब केस फर्स्ट में ये आपका जो z है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इस पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ना n-1 इंटू n+1 ये कभी भी रैशनल नहीं हो सकता। बात भी सही है, पूछो कैसे। अगर बात करें, जरा सोचो, केस फर्स्ट में आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है n-1 प्लस प्लस प्लस
n+1, n+1। अब इसको मान लो कि ये कोई नंबर है, ठीक है, आपको कह रहा कि ये नंबर दिखाओ आप कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये जो है रैशनल नहीं हो सकता गाइस, ठीक है, रैशनल नहीं हो सकता, ठीक है, रैशनल नहीं हो सकता, क्या हो गया, रैशनल होगा। पहले समझो, अगर इस नंबर n को अगर रैशनल होना है तो ये रूट के अंदर में है, और रूट के अंदर में रैशनल तभी हो सकता है जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे मान लो ये 16, अब इसके अंदर में मान लो कि अगर मैं कह दूं कि ये 6 ले लूं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कभी निकलेगा गाइस, नहीं निकलेगा, तो ये तो रैशनल बन ही नहीं सकता। तो इसको अगर रैशनल बनना है तो इसका आंसर 4 आएगा, इसका 3 आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर किसी रूट को रैशनल बनना है तो उसके अंदर में जो नंबर है उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, लाइक 69, ठीक है, ये कैसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, क्योंकि परफेक्ट है इसलिए रैशनल नंबर है। बट अगर 6 ले लेंगे रूट के अंदर में रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बात है, पहली बात समझ गए। दूसरी बात, अब इन दोनों नंबर के बारे में देखो, n-1, अगर n-1 की अगर बात करूं तो और n+1 की बात करूं तो पहला बात तो आपको ये सीखना चाहिए, इसे परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और इसे भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ये कभी भी रैशनल नहीं हो सकता है, क्योंकि दो रैशनल का सम ही रैशनल हो सकता है। तो पहला तो ये n-1 और n+1 को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी जाके ये n रैशनल हो सकता है, क्योंकि दो रैशनल का सम एक रैशनल होगा। पहली बात तो ये सीख लीजिए। दूसरी बात गाइस, एक और बात करें, ठीक है, एक तो ये सीख गए कि इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। दूसरी बात, n-1 और n+1 अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों का पहले एक बार डिफरेंस निकालो, तो n+1 और n-1 दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा n+1 प्लस माइनस माइनस n और माइनस माइनस +1। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे, देखो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपके पास 1 + 1 2। अब देखो इसके अंदर में जो नंबर है n-1 और n+1, उन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 2 आया है, कितना आया है 2। अब अगर गौर से देखोगे ना, अगर गौर से देखोगे गाइस, ठीक है, तो एक चीज जरा सोच दिखाता हूं मैं, दो परफेक्ट स्क्वायर लो कोई भी, जैसे 16 लेता हूं और एक और ले लो, कौन सा ले लो 9, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे ना कितना आएगा, 16 और 9 कितना होता है गाइस, तो 7, कितना आएगा 7। छोटा लो 4 ले लेता हूं और इससे छोटा क्या 1, तो 4 - 1 कितना आएगा 3, और इससे छोटा 1 4 तो और को तो कोई होगा नहीं, ठीक है, और कोई ले लो, जैसे इसके बाद कौन सा है, इसके बाद 4 के बाद 9 है, तो 9 - 4 ले लो, कितना आएगा 5। उसके बाद और कुछ ले लो, 9 के बाद 16 तो ले ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब अगर गौर से देखोगे गाइस, अगला क्या 5 है, 25 अब -16 करो तो कितना आएगा, ये कितना आएगा गाइस 9, ठीक है। अब गौर से देखो तो दो परफेक्ट स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 3, 5, 7, 9, 2 कभी आ ही नहीं रहा है, 2 कभी आ ही नहीं रहा है। दो परफेक्ट स्क्वायर का, एक तो पहली बात मैंने बताया कि इन दोनों का सम अगर रैशनल होना है तो n-1 को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और n+1 का भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और अगर इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस कभी भी जिंदगी में 2 आ ही नहीं सकता है। और जब दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस कभी 2 नहीं आता है गाइस, इसका मतलब है कि ये ना कभी रैशनल होने वाला है और ना ही ये रैशनल होने वाला है, ठीक है। दोनों रैशनल अगर एक साथ नहीं होगा तो दोनों का सम कभी भी रैशनल नहीं होगा। हेंस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए इन दोनों का सम कभी भी रैशनल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब रही बात, अब दूसरा तरीका सीखना है। दूसरा तरीका, अगर n का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जैसे लिया, लेके चेक कर सकते हो। केस फर्स्ट में मैंने 1 लिया, मान लो ये z+1 के लिए कितना लिया, इसके लिए लेता हूँ z
ये जेड कितना लिया, +1 के जगह 1 ले रहा हूँ, तो 1 लोगे तो n जो आपके पास निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 1 - 1 0, और 0 का रूट 0, 0 में किसी भी नंबर में 0 गए तो वही रह जाएगा, तो 1 + 1 ये आएगा √2, पहला कितना आएगा √2, जो कि इरेशनल नंबर गाइस रैशनल नहीं है। एक तरीका तो ये है। दूसरा अगर 2 लेके देखते हैं, जेड प्लस कितना लेता हूं मैं, 2 लूंगा, और 2 लूंगा तो आपके पास जो नंबर निकल के आएगा, 2 लूंगा तो 2 - 1 1 का रूट कितना होगा 1, तो 1 प्लस यहाँ 2 + 1 3 √3, ठीक है, ये भी देखो इरेशनल नंबर। अब 3 लेके देखो, तो 3 लोगे, जेड प्लस कितना लिया 3 जब लोगे तो नंबर आपका क्या निकल के आएगा, 3 - 1 दैट इज √2, कितना आएगा √2, अब प्लस 3 + 1 4, 4 का रूट कितना आएगा 2, तो 2 + 2 इज इरेशनल नंबर। तो हर केस में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो एक रैशनल आ रहा है, दूसरा इरेशनल, एक रैशनल दूसरा इरेशनल, तो एक रैशनल और इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल होता है, कभी रैशनल नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई ये जो नंबर है ना, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये दोनों का सम कभी भी रैशनल नहीं हो सकता है। दो तरीका मैंने बताया, एक तो तरीका ये आप नंबर ले लेके पुट करके चेक कर सकते हो, दूसरा मैंने ये बताया कि इन दोनों को अगर परफेक्ट स्क्वायर होना, सॉरी रैशनल नंबर होना है, तो ये जो n - 1 है उसे परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, n + 1 को भी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी ये रैशनल होगा, ये भी रैशनल, दो रैशनल का सम ऑलवेज रैशनल होगा। पहली बात तो ये सीखना पड़ेगा। दूसरी, अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो दोनों का डिफरेंस कभी भी 2 नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर 2 आ रहा है, इसलिए इन दोनों का सम कभी रैशनल नहीं हो सकता। पहली कहानी ये। दूसरी कहानी कि आप ये पॉजिटिव इंटीजर पहला केस में 1 लेके चेक कर सकते हो, फिर 2 लेके चेक कर सकते हो, 3 लेके चेक कर सकते हो। जब चेक करोगे तो एक रैशनल आएगा, एक इरेशनल, एक रैशनल, एक इरेशनल, और एक रैशनल और इरेशनल का सम कभी भी रैशनल नहीं होता, हेंस ये नंबर कभी भी रैशनल नहीं होगा। एक तो दो तरीका तो ये सीख गए। तीसरा तरीका ये है गाइस कि जैसे हम लोग √2 को प्रूव करते हैं कि √2 इज रैशनल नंबर, √3 इज रैशनल नंबर, जिस तरह से उसको प्रूव करते हैं उसी तरह से इसे भी प्रूव कर सकते हैं, पर मैंने वो चीजें अभी आपको नहीं सिखाया है, तो वो जब चीजें सिखाऊंगा तो उसमें भी इसे प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये रैशनल नंबर कैसे है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो होगा सम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छा, हालांकि 10th के सिलेबस में नहीं है, पर अगर कभी ऐड कर दे, कभी जोड़ दे, तो उसके लिए मैं पहले से वीडियो बना के रख देता हूँ, ताकि बच्चों को जब भी जरूरत पड़े तो वो देख सकता है। ठीक है, हालांकि ये 10th के सिलेबस से हटा दिया गया, फिर भी मैं इसको बताऊंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाद में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत या कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछे मेरे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।